अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं एमडी कैट का वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें एक-एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उसमें से ही एज़ अ बुक की लाइन के तौर पे एमडी कैट में एमसीक्यूज़ बन जाता है। सबसे पहले आपको मैं बताता चलो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे पहले आपको पता होना चाहिए जीन कॉलोनी क्या है। जीन कॉलोनी में 2 चीज़ें आती है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जीन्स को प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में और इस प्रोसेस से जीन को प्रोड्यूस करते हैं लेस नंबर पर किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये एक स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है, ये वाला नेचुरल कहा जाता है, इसको आर्टिफिशियल। और ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें मॉलिक्यूल्स लेवल पे कॉपी किया जाता है और रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर सेल मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिज्म लेवल पे आप कॉपी कर सकते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी करते हैं और इसमें जो रिकम्बिनेंट डीएनए आपने जो सिंथेसाइज करना है इसके लिए जो डीएनए है उसको हासिल करने के 2 सोर्स हैं। सबसे पहले इसके स्टेप्स हैं, एक है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमने हासिल करना है, मॉलिक्यूलर सीजर को यूज़ करना है, मॉलिक्यूलर कैरियर जिसको वेक्टर कहते हैं इसको यूज़ करना है और चौथे नंबर पे एक्सप्रेशन सिस्टम होगा। जीन को हासिल करने के 3 मेथड हैं, या तो क्रोमोसोम से ले लो, या केमिकली लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लो, या मैसेंजर आरएनए से सिंथेसाइज करो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करके। और वो जो मैसेंजर आरएनए है या वो जो डीएनए आपके पास हासिल होगा डीएनए, उसका नाम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा। मॉलिक्यूलर सीजर आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं, ये हमने हासिल किया था बैक्टीरिया से जो कि नेचुरल एंजाइम है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया यूज़ करता था वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, या बैक्टीरिया यूज़ करता था वायरल डीएनए को कट डाउन करने के लिए ताकि नुकसान ना दे सके बैक्टीरियल क्रोमोसोम को। इसके बारे में बताने वाला हैमिल्टन और स्मिथ या जॉन्स है जो कि हॉपकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, काम करता था 1970 को। उसने सबसे पहले हमें इस एंजाइम को आइसोलेट करके दिया है। इसमें बताया कि टोटल हमारे पास ये जो एंजाइम है वो 400 हमने आइसोलेट कर लिए हैं। उन 400 में से 200 जोन से है वो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हमारे अगर देखा जाए सबसे पहला बात, ये जो एंजाइम है जिस जगह पे काम करता है उस सीक्वेंस का नाम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं सिमेट्रिकल पर रिवर्स ऑर्डर, मतलब 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड नजर आए, सिमेट्रिकली अरेंज है पर एक दूसरे से रिवर्स ऑर्डर में है, आप ऐसे सीक्वेंस को नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब वो एंजाइम जो हम आजकल यूज कर रहे हैं उसका नाम इको R1 है। इको मतलब इकोलाई, R1 का मतलब टाइप 1 है। ये हमारे पास सबसे बेहतरीन जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये हम यूज़ कर रहे हैं जो कि ई कोलाई से निकाला है। इसका काम है कट डाउन करना स्टैंडर्ड डीएनए, जो कहाँ पे काम करता है 5 एंड के ऊपर, जहाँ पे बेस सीक्वेंस क्या हो चुकी होती है, सेपरेट क्लीव हो चुकी होती है। जब ये तोड़ता है, कट डाउन करता है, फिर जो डीएनए के एंड आते हैं आप उसको स्टिकी एंड कहते हैं, मतलब जो सिंगल स्टैंडर्ड बट कॉम्प्लीमेंट्री एंड होते हैं ना, दो जो डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, जो 2 डीएनए के कट वाला हिस्सा आया वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड है आप उसको क्या नाम देते हैं, देखो स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड बनाने के बाद वो डीएनए को काटने के बाद अगला काम आ जाता है मॉलिक्यूलर कैरियर का। मॉलिक्यूलर कैरियर को आप कहते हैं वेक्टर। वेक्टर आजकल पूरी दुनिया में 2 यूज हो रहे हैं, प्लाज्मिड है और बैक्टीरियल वायरस है। बैक्टीरियल वायरस मतलब जिसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, जो कि लैम्डा फेज के अंदर हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर के तौर पे। प्लाज्मिड आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमने इसको डिस्कवर किया जब स्टडी कर रहे थे सेक्स लाइफ किसकी, ई कोलाई की। प्लाज्मिड नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। इसके पास जीन्स होते हैं रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के और फर्टिलिटी के। ये 2 चीज़ आपने याद रखनी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के और फर्टिलिटी के जीन्स होते हैं किसके, प्लाज्मिड के पास। जैसे PSC101 इसकी जो डिस्कवरी के लिहाज से ये नंबर दिया गया है, जो कि टेट्रासाइक्लिन के एंटीबायोटिक्स के जीन रखते हैं। PBR322 टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स और एम्पिसाइलिन के खिलाफ जो जीन्स है रेजिस्टेंट जीन्स वो PBR322 के पास है। अब हम सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं कैसे हैं, सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे। ये आपके सामने क्या है, प्लाज्मिड है, इसको कट डाउन किया है, प्लाज्मिड को कट किया है। सेम एंजाइम, वो एंजाइम कौन सा था, इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने इसको क्या किया, कट कर दिया, जो हमने यूज किया था आइसोलेट करने में जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। जैसे कट डाउन कर दिया, अब लाइगेशन का काम होगा। लाइगेशन का मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जोड़ेंगे स्टिकी एंड के साथ, जहां पे हमने कटिंग किया प्लाज्मिड के साथ, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के हम लोग को कहते हैं लाइगेशन। डीएनए लाइगेस यूज होता है और जब वो जोड़ता है तो जो बॉन्ड बनता है उसका नाम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, COPOC।
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। जैसे वो सील हो जाता है, जैसे प्लाज्मिड के साथ हमारा पसंदीदा जो जीन जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद जो डीएनए बनता है उसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं। मतलब टू डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए ज्वाइंट जब होता है तो आप ऐसे डीएनए को कहते हैं काइमेरिक डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद लास्ट स्टेप है जिसमें आपको कहते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम। मैंने जो कुछ बताया मैं इसको समरी के अंदर बताता हूँ। ये आपका ह्यूमन सेल है, ये बैक्टीरिया है। ह्यूमन सेल का ये आपने ले लिया डीएनए। अब डीएनए को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ेंगे, काटेंगे और उस जीन को निकाल देंगे। ये जीन निकाल दिया इंसुलिन का। ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर से प्लाज्मिड ले लिया और प्लाज्मिड को भी कट डाउन किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। ये जो एंड है आप इसको स्टिकी एंड कहते हैं। अब जीन को इसके साथ अटैच करेंगे डीएनए लाइगेज की मदद से। अब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बन गया रिकम्बिनेंट या काइमेरिक डीएनए, अब इसको दोबारा बैक्टीरिया के अंदर दाखिल करेंगे। बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करेगा, डिवाइड करेगा 20 मिनट्स के अंदर और ढेर सारे इंसुलिन प्रोटीन बना देगा और ढेर सारे ऐसे बैक्टीरिया बनाएगा जिनके अंदर क्या मौजूद होगा, हमारा वो जीन मौजूद है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। एक्सप्रेशन सिस्टम में हम दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक है बैक्टीरियम, एक है वायरस। एक्सप्रेशन सिस्टम का मतलब जहाँ पे हमने अपने जीन्स की तादाद को ज़्यादा करना है, जहाँ से हमने अपने प्रोडक्ट को हासिल करना है। बैक्टीरिया में आपके सामने बैक्टीरिया, आप इसको वेक्टर कहते हैं। इसके अंदर से आपने प्लाज्मिड को निकाल दिया, फिर प्लाज्मिड को आपने कट कर दिया, मतलब कि वहां से उसको कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर दाखिल कर देंगे, अटैच कर देंगे डीएनए लाइगेज की मदद से। फिर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर देंगे, होस्ट बैक्टीरिया का नाम देते हैं। और इसको दाखिल करने से पहले इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा करनी है ताकि इसके अंदर ये दाखिल हो सके। इसकी परमेबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए इसको रखा जाएगा कैल्शियम क्लोराइड के अंदर ताकि प्लाज्मिड इसके अंदर दाखिल हो जाए। होस्ट के अंदर जब दाखिल होगा ये क्लोनिंग करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, आगे ढेर सारे वो जीन हमें हासिल होते जाएंगे। या हम यूज़ करते हैं वायरस को, जिसको आप बैक्टीरियोफेज कहते हैं, लैम्डा फेज कहते हैं। इसका निकाला हमने न्यूक्लिक एसिड को कट किया। कट किसकी मदद से किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। जीन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल करेंगे, डीएनए लाइगेज अटैच करेंगे और करने के बाद ये पूरा का पूरा जो हमारे पास जो वेक्टर था, जो वायरस था, उसके अंदर दोबारा ये दाखिल कर देंगे, जो कौन सा बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए। जैसे उसके अंदर दाखिल करेंगे, अब वायरस जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, अपना न्यूक्लिक एसिड दाखिल करेगा। बैक्टीरिया के अंदर ये आ गया न्यूक्लिक एसिड, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और वहाँ पे डिवाइड करने के बाद वायरस भी अपनी तादाद को ज़्यादा करेगा। कितनी कॉपीज़ बन जाएगी वायरस की, 200 कॉपी बन जाएगी। पर जितने बच्चे पैदा होंगे हर डॉटर के पास आपको नजर आएंगे वही सारे के सारे रिकम्बिनेंट डीएनए। ये मैंने सारा डिटेल में आपको बताया है, इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो स्किप है। इसी तरह यहीं से आपको बुक की लाइन एमडी कैट के अंदर आनी है, इसी तरह से आपने आगे चलते जाना है। आगे देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको डेवलप करने वाला कैरी बी मॉलिस है 1983 को। इसने पीसीआर का नाम रखा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से, क्योंकि ये एंजाइम यूज होगा जो कि डीएनए रेप्लिकेशन करने लगा है इस प्रोसेस के अंदर। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ये एंजाइम एक इतना बेहतरीन एंजाइम है, स्पेसिफिक है, मिलियन कॉपीज बना देता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। और मिलियंस कॉपी, आपको मैं ये बता दूं कि अगर मिलियंथ पार्ट है उनमें से एक पार्ट को ये कॉपी करने का मतलब कि ये कॉपी करने की हमारत रखता है कि इतने ज़्यादा पार्ट में से एक को चूज करके रिकॉग्नाइज करके उसकी कॉपी करना, ये किसके पास है, सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास ये खासियत है कि ये 1/1,000,000th पार्ट ऑफ सैंपल डीएनए को प्रोड्यूस कर सकता है क्लोन करके। ठीक है, प्रोड्यूसिंग क्लोन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम सारा प्रोसेस चलाने से पहले आपको ये बता दो कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है पीसीआर चलाने के लिए। टेम्पलेट डीएनए, टैग पॉलीमरेज, डीएनटीपी, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, प्राइमर्स की ज़रूरत है, डीएनए लाइगेज की है, वाटर की और मैग्नीशियम क्लोराइड की है। इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो टैग पॉलीमरेज है। टैग पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। टैग पॉलीमरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इनसेंसिटिव, ये जो आपके सामने थर्मोस्टेबल जो एंजाइम है ये हमने बैक्टीरिया से लिया है। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया टैग, TAQ। टैग मतलब थर्मस एक्वाटिकस। ये वो बैक्टीरिया जो लिव करता है हॉट स्प्रिंग के अंदर और आजकल यूज हो रहा है इस बैक्टीरिया का एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, और उस एंजाइम का नाम क्या, टैग पॉलीमरेज है। प्राइमर आपको पता है 20 बेसिस होती हैं आरएनए की, जो कि एज अ कॉम्प्लीमेंट्री करता है
अटैच होता है, कंप्लीमेंट्री बेसिस होती है आइदर साइड ऑफ टारगेट डीएनए। तो ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्राइमर की ज़रूरत होती है, जो कि 20 बेसिस होती है किसकी बेटा, आरएनए की, जो कि अटैच होता है, उसके ऊपर काम करता है, जिसका नाम क्या, डीएनए पॉलीमरेज है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले हीटिंग का प्रोसेस है, फिर कूलिंग का प्रोसेस है, फिर एडिशन ऑफ प्राइमर्स है, फिर एडिशन होगा डीएनए पॉलीमरेज का, फिर रिपीट होगा पूरा का पूरा साइकिल। हीटिंग में आपको मैं ये बता दूं कि डीएनए को 1 मिनट के लिए 90 से 95 सेंटीग्रेड पर डी नेचरिंग की जाती है दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की, और ये सारा जो प्रोसेस है ये हीटिंग है, ताकि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं। सेपरेट करने के लिए 90 से 95 जो कि टेम्परेचर दिया जाता है 1 मिनट के लिए, ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। फिर जैसे सेपरेट हो गए, कूलिंग का मेथड आएगा, 2 मिनट के लिए हम 50 सेंटीग्रेड पर इसको कूल करते हैं। फिर एडिशन करते हैं प्राइमर्स का, जिसको अनीलिंग कहते हैं। इसमें प्राइमर्स ऐड करते हैं जो कि स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन प्रोसेस को, और 1.5 मिनट तक वेट करते हैं 72 सेंटीग्रेड देकर। अनीलिंग का प्रोसेस 72 सेंटीग्रेड पर हो रहा है, और इसमें ऐड करते हैं DNTP, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जो रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद जो फ्रेगमेंट है उनका जो साइज है, टर्मिनेशन करना, रोकना, जो कि प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है, DNTP होता है। इसके बाद एडिशन हो गया, प्राइमर ऐड हो गया, उसके ऐड होने के बाद हम डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि कंटिन्यू हो सके रेप्लिकेशन प्रोसेस, जो कि 1.5 मिनट देते हैं। और जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ये स्ट्रैंड डबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये साइकिल इसी तरह से क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जितने मैंने पॉइंट बताया, जो टेम्परेचर के लाज से, मिनट्स के लाज से, इसके टोटल जो स्टेप्स हैं, कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहा है, और कौन कौन सा या प्राइमर कितने बेसिस का है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के साथ हमारे पास आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने फिंगरप्रिंट करना है। सबसे पहले आपके पास जो डीएनए का सैंपल है, 3 डीएनए के सैंपल लेने हैं, उसको कटिंग करना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, और फिर आपने वो सैंपल को डाल देना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो डीएनए को कट करता है, तो आपके पास उस डीएनए के फ्रेगमेंट आते हैं। आप उस फ्रेगमेंट को कहते हैं RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब उन फ्रेगमेंट को आपने सेपरेट करना है, तो करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जिसमें डीएनए के सैंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला जाता है और उनको सेपरेट किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो जेल यूज होती है उसका नाम एगारोज है, जिसमें क्या होता है, सेपरेट किया जाता है फ्रेगमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, वेट और साइज। तो पहले आपने फ्रेगमेंट बनाए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर आपने सेपरेशन की, तो सेपरेशन के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रेगमेंट बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। फ्रेगमेंट का नाम क्या है, RFLP है, पर जो सेपरेशन का प्रोसेस उसका नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। उसके बाद आपने ट्रांसफर करना है, जेल पैटर्न बनेगा मेम्ब्रेन के ऊपर जहां पे आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई है। उसके बाद आपने जेल पैटर्न में उसको ट्रांसफर कर देना है मेम्ब्रेन के ऊपर। वहां पे आपने ऐड करने हैं रेडियो एक्टिव प्रोब, जो कि हाइब्रिडाइज होंगे उन डी नेचर डीएनए के साथ, मतलब कि पेयर बनेगा। और वो पेयर बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब है। और उसी के बाद हमारे पास जो ऑटो रेडियोग्राम है, उसकी मदद से हम कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट हासिल कर लेंगे बेसिस इन प्रोब के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या था, सेपरेशन है। फिर उसके बाद पहला पॉइंट है कटिंग है, उसके बाद सेपरेशन है। उसके बाद आपने ट्रांसफर करना है जेल पैटर्न ऑन मेम्ब्रेन के ऊपर, और उसके ऊपर आपने क्या करवानी है, हाइब्रिडाइजेशन करवानी है रेडियो एक्टिव प्रोब की। और जैसे प्रोब क्या होगा, हाइब्रिडाइज होगा, आपके पास पूरा का पूरा अरेंजमेंट आ जाती है बेसिस की और प्रोब की मदद से, किसकी अंदर, ऑटो रेडियोग्राम की मदद से। इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। आपको मैं ये बता दूं कि पीसीआर का दुनिया में आजकल यूज हो रहा है वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर के डायग्नोस करने में, आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स के अंदर, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर आजकल पीसीआर यूज हो रहा है। जीनोम क्या होता है, फुल सेट इंडिविजुअल जीन को कहते हैं। और अगर मेरे पास बैक्टीरियल या बैक्टीरियोफेज क्लोन्स है, तो क्लोन्स की कलेक्शन को जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। और जो मैं बार बार प्रोब कह रहा हूं, प्रोब बेसिकली क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड है, सीक्वेंस दैट इज यूज्ड टू सर्च अ जेनेटिक लाइब्रेरी बाय हाइब्रिडाइजिंग विद सर्टेन पीस ऑफ डीएनए। तो जेनेटिक लाइब्रेरी के अंदर हाइब्रिडाइजिंग करने के लिए या सर्टेन पीस ऑफ डीएनए को आप ढूंढने के लिए जो सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं, आप उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड
प्रोब है, वो हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोब है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ गया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आ चुका है। इसी तरह हमारे पास जो अगला प्रोसेस उसका नाम है जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग में हम जीन्स का सीक्वेंस देखते हैं, किस तरह का सीक्वेंस है, इसके मेन प्रिंसिपल है। सबसे पहले डीएनए के डिफरेंट साइज हम जनरेट करते हैं, फिर उसकी सेपरेशन होती है, और मैं आपको बता चुका हूं जब भी डिफरेंट साइज बनाना हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप एंजाइम को यूज करते हैं, और जो आपके पास डिफरेंट लेंथ के आते हैं फ्रेगमेंट, आप उसको RFLP कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और उसके बाद क्या होती है, सेपरेशन के बाद रीडिंग और सीक्वेंस होता है। अब हमने डिफरेंट साइज को बनाने हैं, पर दो मेथड से, एक है सेंगर मेथड, एक है मैग्जाम गिलबर्ट मेथड है। सेंगर मेथड जब भी नाम आता है आपने याद रखना है, इसमें यूज करते हैं DNTP डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करना, ताकि टर्मिनेट रोका जा सके डीएनए सिंथेसिस को। ये जिस प्रोसेस में यूज होता है उसका नाम सेंगर मेथड है। अगर आपने डीएनए को कटिंग करना है केमिकली, आप उसको याद रखें मैग्जाम गिलबर्ट मेथड है। तो केमिकली कट करना मैग्जाम गिलबर्ट है, और अगर डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यूज करना डीएनए सिंथेसिस को रोकने के लिए, ये जिस प्रोसेस में यूज होता है उसका नाम क्या है, सेंगर मेथड। तो दो चीजें, डीएनए थ्रेड को केमिकली कट करना मैग्जाम, और जहां पे DNTP यूज होगा वो कौन सा होगा, सेंगर मेथड होगा। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, जिसमें सेपरेशन किया जाएगा फ्रेगमेंट को, फिर बाद में क्या होगा, रीडिंग होगा। रीडिंग का मतलब ये फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट है, ये आपके सामने आ गया। ये कौन सा बेस है, G आ गया, फिर ये आपके पास A आ गया, फिर आपके पास C आ गया, फिर T आ गया, फिर G आ गया, फिर T आ गया, फिर A आ गया। ये पूरा सीक्वेंस आपके पास बन गया जीन का। इस सीक्वेंस में मौजूद है एक इंसान के डीएनए के ऊपर जीन का सीक्वेंस। तो जो जीन का सीक्वेंस देखने के लिए, ये सारा सीक्वेंस देखने आप क्या करते हैं, जीन सीक्वेंसिंग करते हैं। आजकल हम पूरी दुनिया में प्लांट क्लोरोप्लास्ट के जीनोम सीक्वेंस बना चुके हैं, एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया का, बैक्टीरिया यीस्ट का, नेमाटोड वर्म्स का, माउस का, ह्यूमन का, और मेट जो कि प्लांट है, जो हमने खुद अभी आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करवाया, आरबीडोप्सिस का और ह्यूमन पैथोजेंस का हमने प्रोड्यूस करवा लिया है, हमने जीन सीक्वेंस बना लिया है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के बारे में आपको ये बता दूं, ह्यूमन जीनोम क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि हमारे पास जेनेटिक मैप बन सके जीनोम का, ताकि बेस सीक्वेंस बन सके। इसलिए हमें 2 प्राइमरी गोल से ह्यूमन जीनोम के बनाने के। ह्यूमन क्रोमोसोम टोटल अगर जो हमने सीक्वेंस कर लिए थे 22 1999 को कंप्लीट हो चुके थे, सीक्वेंस सारे डिटरमिन हो चुका। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर किसका, 22 का। ह्यूमन जीनोम अगर कंप्लीट हुए 2001 सारे क्रोमोसोम के हमने जीन सीक्वेंस देख लिए। और अगर मैं बताता हूँ जो हमारा जो जीनोम सीक्वेंस है 25 टाइम लार्जर है दूसरों के जीनोम के लिहाज से। हमारे पास 3 बिलियन बेस पेयर्स मौजूद होती हैं एज कम्पेयर टू अदर जीनोम एनिमल्स के लिहाज से। हमारे पास अगर देखा जाए इतने ये सीक्वेंस हैं कि 200 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया भर सकते हैं, जिसके 1000 पेज हो सकते हैं। और ये सारा इंटायर जो जीनोम सीक्वेंस किया जिस बंदे ने, जे कैरिक वेंटर, जो कि साइंटिस्ट का नाम है, जिसने सारा का सारा ये काम किया था। जज़ाकल्लाहुल खैर। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, ये पूरा जैसे यूनिट ख़त्म होगा, जो जो इंपॉर्टेंट इसके MCQs होंगे वो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर होते जाएंगे, वो भी मैं अपलोड करता जाऊँगा। ये एज इट इज़, ये सीक्वेंस, ये लाइन, एक एक पॉइंट आपके माइंड में समराइज होना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे परेशानी ना आए। MD कैट में कहीं भी MCQs बने आप फ़ौरन क्लिक कर दीजिए, फलानी लाइन में से आया हुआ है, या ये यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, या यहाँ पे इसका ये जवाब बन रहा है। जज़ाकल्लाहुल खैर।